जय हिंद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करें। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इसराइल को लेकर क्या बदल लिया है अपना रवैया। गाजा पर जारी इसराइली हमले के बीच एक ऐसी खबर जिसमें दावा किया गया कि सब्जियों से लदा तुर्की का एक जहाज इसराइल की मदद के लिए रवाना हुआ है। 17 अक्टूबर मंगलवार की शाम तुर्की की एक समाचार एजेंसी ने बयान छापा जिसमें तुर्की ने कहा कि उसने इसराइल की सहायता के लिए कोई जहाज नहीं भेजा है। तुर्की ने यह खंडन इसराइल से आ रही खबरों के बाद किया, जिसमें कहा जा रहा था कि तुर्की से मदद लेकर आया एक जहाज हाइफा बंदर पर पहुंचा है, जिस पर 4500 टन सब्जियां लदी हैं, जिनमें से 80% टमाटर है। हिब्रू भाषा की समाचार वेबसाइटों में जिस जहाज के बारे में लिखा गया है और जिसे लेकर तुर्की ने खंडन किया है, उसमें सब्जियां हो न हो कुछ सवाल जरूर लदे थे, जैसे कि गाजा में हो रहे घटनाक्रम पर तुर्की का रुख क्या है और इसराइली सरकार के साथ उसके रिश्तों में क्या बदलाव आया है। ये सवाल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के बयानों के लहजे से भी उठे थे, जिन्होंने जिन्होंने गाजा में हालात बिगड़ने से रोकने के लिए इस क्षेत्र के नेताओं से संपर्क साधा था। और इस बार उनके शब्द वैसे नहीं थे जैसे कि वे पहले थे। इसराइल को निशाने पर लेने और हमास के प्रति समर्थन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। इसराइल पर हमास के हमले के शुरुआती दौर से ही तुर्की के रवैये को तटस्थ कहा जा रहा था, क्योंकि उसमें इस जंग के लिए ना तो इसराइल पर उंगली उठाई और ना ही हमास पर। शुरू से ही तुर्की आम लोगों की जान जाने की निंदा कर रहा है और संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी पक्षों से संपर्क साधने पर जोर दे रहा है। गजा के बैप्टिस्ट अस्पताल में सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा था, इसराइली बमबारी एक असंतुलित जवाब और एक तरह से नरसंहार है। उन्होंने इसे जातीय संहार और नरसंहार बताते हुए इसराइल से गाजा पर हमले करने से रोकने को कहा। एक और जहां अर्दोआन ने इसराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर हमले रोकने को कहा, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनियों को भी कहा कि वे इसराइल में आम लोगों की रिहायशी बस्तियों के खिलाफ हिंसा रोक दें। एर्दोआन ने हमास के हमले पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई पर जो बयान दिए, उनमें हमास और इसराइल को बराबर रखा गया था। जैसे कि उन्होंने कहा, शांति के लिए जीत और हार के बजाय न्याय को तरजीह देने के सिद्धांत के मुताबिक हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति स्थापित करने की अपनी जिम्मेदारी को समझें। भले ही एर्दोआन ने इसराइल की निंदा की हो, मगर इस भाषण में उनकी प्रतिक्रिया पिछले युद्धों के दौरान दी गई प्रतिक्रियाओं जैसी नहीं थी। होलोकॉस्ट यहूदी नरसंहार के कारण इसराइली दिन रात हिटलर को कोसते हैं, लेकिन इस आतंकवादी देश ने गाजा में हिटलर के अत्याचारों को भी पीछे छोड़ दिया है। 2020 का रजब तैयब अर्दोगान का ये बयान है। 2014 में गाजा संघर्ष में 2300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई थी। उस समय अर्दोगान सिर्फ आलोचना करके नहीं रुके थे, उन्होंने कहा था, इसराइली हिटलर को कोसते हैं। वे हेलोकॉस्ट यहूदी नरसंहार के कारण दिन रात हिटलर को कोसते हैं, लेकिन आज इस आतंकवादी देश ने गाजा में अपनी कार्रवाइयों से हिटलर के अत्याचारों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी पर भी गजा संघर्ष में इसराइल की मदद देने का आरोप लगाया था। उसी साल अर्दोआन ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए अमेरिकी यहूदी कांग्रेस नाम की स्थापना से 2004 में मिले पुरस्कार को लौटा दिया था। 2014 में इस संख्या ने उन्हें इसराइल के खिलाफ खतरनाक प्रचार करने वाला शख्स करार दिया था, जब नेतन्याहू को कहा था आतंकवादी। साल 2018 में गजा में फिर संघर्ष छिड़ा तो अर्दोआन ने नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। उन्होंने तेल अवीव से अपने राजदूत को वापस बुलाते हुए तुर्की में इसराइली राजदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। तुर्की के राजनीतिक विश्लेषण और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के यूसुफ कातीबोगलू ने बीबीसी से कहा, अर्दोआन के बयान संतुलित है, ये निष्पक्ष हैं और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, लेकिन ये ऐसे राजनीतिक बयान है जो इशारा करते हैं कि अर्दोआन मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि तुर्की युद्ध की आग को बुझाना चाहता है, क्योंकि इसकी लपटें पूरे क्षेत्र में फैल सकती हैं और उस स्थिति में विदेशी ताकतें भी दखल देंगी। ऐसे में अर्दोआन अभी कुछ कहेंगे उससे मामला खराब ही होगी, इसलिए यह देखना अहम है कि आगे वह क्या करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर खत्तार बाबू दियाब ने बीबीसी को बताया, 2014 और 2021 के संघर्ष में अर्दोआन ने जिस तरह से फिलिस्तीनियों के पक्ष में आवाज उठाई थी, उसकी तुलना में उनका सुर इस बार बदला हुआ है। तुर्की इसराइली रिश्तों और तुर्की के आर्थिक हालात के कारण अर्दोआन को तटस्थ रहने का विकल्प चुनना पड़ा है। इसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अर्दोआन के इसराइली नीति की आलोचना करने के रुख में बदलाव आया है। 2018 में दोनों देशों के रिश्तों में तब खटास आई जब अर्दोआन ने अमेरिका के अपने दूतावास को यरूशलेम ले जाने और इसराइल के हमले में दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर टिप्पणी की थी। हालांकि साल 2020 के बाद से तुर्की ने इस पूरे क्षेत्र के कई देशों से संबंध बेहतर किए हैं, जिनमें इसराइल भी शामिल है।
इसी साल तुर्की ने इस्तांबुल में हिरासत में लिए गए इसराइली जोड़े को रिहा करने का फैसला किया था। इससे भी दोनों देशों के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। बदले में इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग ने तुर्की का दौरा किया। शायद एर्दोआन को अपने देश को हालिया आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए यही रास्ता सही लगता है। इससे पहले पश्चिमी देशों को एर्दोआन का रवैया दुश्मनी भरा लग रहा था। इससे खराब हुए माहौल का नुकसान तुर्की की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा था। इस आर्थिक संकट के बोझ के बीच एर्दोआन इसराइल समेत इस पूरे क्षेत्र के देशों से रिश्ते सुधारना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक यूसुफ कातिबोगलू कहते हैं कि तुर्की ने दोनों हमास इसराइल के बीच मध्यस्थ बनने की इच्छा जताना और ऐसा दिखाना शुरू किया है कि ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के एक सूत्र ने उन खबरों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि तुर्की भी इस संघर्ष में सैन्य दखल दे सकता है। सूत्र ने बताया कि एर्दोआन और उनके विदेश मंत्री हकान फिदेन ने कूटनीतिक प्रयासों से युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर खट्टर अबू दियाब ने कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण का तुर्की से अच्छा रिश्ता है और हमास का भी संपर्क है। ऐसे में तुर्की एक अच्छा मध्यस्थ बन सकता है। तुर्की को हमास एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। हमास के कई नेता दशकों से वहां रह रहे हैं। इसके राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये और विदेशी मामले संभालने वाले खालिद मोसाल का इस्तांबुल में आना जाना लगा रहता है। डॉक्टर खट्टर अबू दियाब को लगता है कि दोनों देशों के अभी काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं, लेकिन कुछ बिगड़ा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। दोस्तों, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये सच्ची न्यूज़ है। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।